नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? टर्की के राष्ट्रपति अर्दगन हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा पर आए। उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को संबोधित किया। ये चौथी बार था कि टर्की के प्रेसिडेंट अर्दगन पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे। अपने एड्रेस में टर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि टर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है कश्मीर के इशू पर। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, टर्की के लिए पाकिस्तान का जो समर्थन है कश्मीर इशू पर या फिर दूसरे इश्यूज पर, वो नया नहीं है। हमेशा से टर्की जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करता आया है वेरियस इश्यूज पे, खास करके कश्मीर इशू पर, क्योंकि दोनों देशों के बीच रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे हैं। आपको याद होगा, वैसे तो खिलाफत मूवमेंट हुई थी हमारे देश में आज़ादी से पहले। देखो, खिलाफत मूवमेंट का मेन जो इशू था वो ये था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ओटोमन एम्पायर के जो टुकड़े हुए थे उसका विरोध करना। क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आया होगा कि पहले अगर रिलेशन अच्छे थे, क्योंकि ओटोमन एम्पायर मतलब आज का टर्की, उस समय तो ओटोमन एम्पायर काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन टर्की के पास आज के समय में इतना एरिया नहीं है। तो फिर टर्की के साथ हमारे रिलेशंस इतने ख़राब क्यों हैं? टर्की हमेशा पाकिस्तान का क्यों समर्थन करता है? इसका रीज़न देखो ये है, एक तो हमारे जो अच्छे रिलेशंस थे टर्की के साथ उनको इनहेरिट किया गया पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था 1947 में। तो सारी जो अच्छे इंटेंशंस या फिर अच्छे रिलेशंस थे वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिए मुस्लिम कंट्री होने के कारण। और इसके अलावा कोल्ड वार जब स्टार्ट हुआ, दोनों देश पाकिस्तान और टर्की ये यूएसए के ग्रुप में शामिल थे, इस वजह से भी इनके बीच रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी उठता है, अभी टर्की बहुत ज़्यादा जोर शोर से पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहा है? मतलब रिश्ते तो इनके हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन टर्की जितना ज़्यादा कश्मीर के इशू पर अब बोल रहा है, पहले कम बोला करता था। इसका एक रीज़न देखो ये है, जो ये अभी टर्की के राष्ट्रपति है ना अर्दगन, ये ओटोमन एम्पायर की ग्लोरी को फिर से हासिल करना चाहते हैं। ये अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मानते हैं। ये चाहते हैं कि वर्ल्ड में जहाँ पर भी मुस्लिम्स के साथ कुछ हो रहा है, मैं उस इशू पर अपनी आवाज़ उठाऊं और अपने आप को पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम्स का लीडर साबित करूं। इस वजह से रोहिंग्यास के इशू पर भी इन्होंने अर्दगन ने काफ़ी कुछ बोला था, और कश्मीर के इशू पर भी ये काफ़ी कुछ बोलते हैं, क्योंकि दुनिया में अपने आप को ये मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर स्थापित करना चाहते हैं। आपको याद होगा, एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि OIC में, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी ग्रुपिज्म काफ़ी देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये देश हैं सऊदी अरेबिया, UAE, जो परंपरागत रूप से OIC के लीडर रहे हैं, लेकिन अब इनकी लीडरशिप को चैलेंज किया जा रहा है टर्की, मलेशिया, इन देशों के द्वारा। ये भी मुस्लिम कंट्री हैं। ये कहते हैं कि आपने मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया है। असली जो लीडरशिप होनी चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड की, वो हमारे पास होनी चाहिए। एक अलायंस देखो यहां पर भी देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्लेटफॉर्म पे। आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ये कहा था, अगर आप टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हो तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने कुछ कुछ एक्शंस लिए भी हैं। बट देखो, उससे पहले ही टर्की, मलेशिया, चाइना जैसे जो देश हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको बचाएंगे। हम ये नहीं होने देंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपको ब्लैक लिस्ट में डालें। तो एक प्रकार से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्लेटफॉर्म पे भी इन देशों का एक अलायंस देखने को मिला पाकिस्तान के पक्ष में। इवन मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं महाथिर मोहम्मद, इन्होंने भी कश्मीर के इशू पर बोला यूनाइटेड नेशंस के मंच से, जिससे इंडिया और मलेशिया के जो रिलेशंस हैं वो भी ख़राब हो गए। मलेशिया से पाम ऑयल को इंपोर्ट करने पर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इससे मलेशिया के एक्सपोर्ट पर काफ़ी बुरा असर पड़ा।
इवन मलेशिया की जो नीतियां हैं पिछले कुछ समय से इंडिया फ्रेंडली नहीं हैं। जाकिर नाइक जिनके खिलाफ काफ़ी केसेस चल रहे हैं इंडिया में, वो अभी मलेशिया में हैं और इंडियन एजेंसीज उनको भारत में लाना चाहती हैं, लेकिन मलेशिया ने जाकिर नाइक को इंडिया को सौंपने से इनकार कर दिया। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया टर्की रिलेशंस के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।